हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट। इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। ये पहली वीडियो होगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। अगर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। सो फार एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसर्न्ड, ऑल कंट्रीज आर नॉट सफिशिएंट इन देमसेल्व्स। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, हर एक कंट्री हर एक सामान नहीं बनाती, इसलिए कुछ कंट्रीज कुछ सामानों में स्पेशलाइज हैं, दूसरे कंट्रीज कुछ और सामान बनाने में स्पेशलाइज हैं, तो एक दूसरे से ट्रेड कर लेते हैं। It is so because different countries are differently endowed with resources. ये इसलिए होता है कि हर एक कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग है। इट मे बी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। क्या पता नेचुरल रिसोर्सेज अलग हो, क्या पता ह्यूमन रिसोर्सेज अलग हो, क्या पता मैन मेड रिसोर्सेज अलग हो, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो हर एक कंट्री में ये रिसोर्सेज अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए हर एक कंट्री अलग अलग टाइप का गुड या सर्विस जनरेट करती है। वाइल a country has abundance of some resources, it suffers the scarcity of other resources. Simple words में, अगर कुछ कंट्रीज में कुछ चीज़ें या कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो बाकी रिसोर्सेज की कमी भी है। In such situation, trade across the boundaries helps to exchange your surplus goods with those which do not have. तो सिंपल वर्ड्स में कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि हर एक कंट्री में हर एक सामान नहीं बनता, तो आपने जो भी अपने कंट्री में सरप्लस सामान बनाया है, जब आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को फुलफिल कर लोगे, उसके अलावा जो बचता है आप फॉरेन कंट्री में जाके, दूसरी कंट्री में जाके बेच सकते हो। दस इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्लाइज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है, ये क्या चीज़ आगे लेके आता है? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। क्यों? कुछ कंट्री कुछ सामान बनाने में स्पेशलाइज्ड है और दूसरे कंट्री दूसरा सामान बनाने में स्पेशलाइज्ड है, तो जो भी स्पेशलाइजेशन है उनकी, वो आपस में वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दें, जो जो जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो बिटवीन द कंट्रीज होता है। अब पेंगुइन डिक्शनरी के हिसाब से चलें। अकॉर्डिंग टू पेंगुइन डिक्शनरी, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री का बाकी कंट्रियों के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एनाटोल मुराद, इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे के सारे इसमें कॉमन व्यू पॉइंट रखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। International specialization refers to the utilization of countries' resources in specialized area production in which the country has absolute or comparative cost advantage as compared to the rest of the world. International specialization का मतलब है कि कंट्री के पास कोई खास रिसोर्सेज का होना जिसकी वजह से कंट्री कुछ गुड्स या फ्यू गुड्स या कुछ गुड्स बाकी कंट्री से सस्ते में बना लेते हैं, बाकी कंट्री से कम कॉस्टिंग में बना लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, व्हेन अ कंट्रीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड एरियाज, प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज टेंड्स टू बी मोर देन द डोमेस्टिक नीड। जब भी किसी कंट्री के स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस बनाने में लगाया जाएगा, तो जितना उनको डोमेस्टिक कंट्री की कंजम्पशन है, जितना विद इन द कंट्री कंज्यूम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो बन जाएगा सामान। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पेशलाइज तरीके से एक ही सारे रिसोर्सेज को एक ही गुड बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है ना? द सरप्लस, जो भी वो फालतू बनाएंगे, इज एक्सपोर्टेड। जो भी वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से फालतू बनाएंगे वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। व्हेन रिसोर्सेज आर विड्रॉन फ्रॉम नॉन स्पेशलाइज्ड एरियाज, द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज फॉल्स शॉर्ट ऑफ द कंट्रीज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। अब वो रिसोर्सेज जो उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्पेशलाइज्ड, जहां पे उनका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है, उस जगह इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिसोर्सेज जो पहले जहां पे वो नॉन स्पेशलाइज्ड हैं वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे, उन गुड्स की, जो नॉन स्पेशलाइज्ड गुड्स हैं, उन गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगी। जितनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उतनी भी नहीं बनेगी। तो क्या होगा?
दिस नेसेसिटेट्स इम्पोर्ट्स। तो जब वो उतने मतलब नॉन स्पेशलाइज्ड आइटम या नॉन स्पेशलाइज्ड गुड के उतने यूनिट्स भी नहीं बना पाएंगे जितना डोमेस्टिक डिमांड है, तो उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो होता ही इसलिए क्योंकि कुछ कंट्रीज स्पेशलाइज्ड हैं पर्टिकुलर गुड्स बनाने में और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा बना लेते हैं, तो वो दूसरे कंट्रीज को बेच देते हैं। सिंस इंटरनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, इंटरनेशनल ट्रेड मस्ट लीड टू इंटरनेशनल गेन्स, टेक्निकली कॉल्ड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो बेसिकली इस लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है ये किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में, कि भाई हमें कंपैरेटिवली कौन सी चीज बनानी सस्ती पड़ती है। समझ गए बात। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है। अभी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो ये लास्ट लाइन कहती है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है ये द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे बेस्ड है कि हर एक कंट्री उसी काम करने में स्पेशलाइज होती है जिसको वो बाकी कंट्री से सस्ता बना लेती है, और जब वो सस्ता बनाएगी और मार्केट में जाके इंटरनेशनल मार्केट में जो बेचेगी जाके तो उसे गेन होगा, उस गेन को गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहा गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बेसिस क्या होते हैं, उसका बेस क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो ये कोशिश करूंगा समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले बता रहा हूँ इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जिस प्लेलिस्ट में ये है सारे के सारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड is mainly based on the following factors। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो मैंने जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिस है वो है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स दैट different countries of the world specialize in the production of those goods in whose production they possess special resources। तो कुछ countries कुछ goods कंफर्टेबली बना लेते हैं, वो गुड्स कंफर्टेबली बना लेते हैं जिसके रिसोर्सेज उन कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अरब कंट्रीज हैं वो पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल बना लेती हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास इस टाइप के, और जो कंट्री लाइक इंडिया है इसमें क्लोथ वगैरह काफ़ी अच्छा बन जाता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इस टाइप के हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किसका रिजल्ट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर एक बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दो और हर एक पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड बंदा हैंडल करेगा। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड में भी डिफरेंट कंट्रीज को स्पेशलाइज कर दो डिफरेंट गुड्स बनाने में। ठीक है, According to Professor Harrod, ordinarily exchange is necessary consequence of division of labor। वो कहते थे जब भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एक्सचेंज तो होना ही होना है क्योंकि हर एक इंसान हर एक चीज़ ना बना सकता, तो हर एक इंसान अलग अलग काम करता है, वैसे कंट्रीज अलग अलग काम करते हैं और आपस में एक्सचेंज कर लिया करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। व्हेन डिवीजन ऑफ लेबर क्रॉसेज नेशनल बाउंड्रीज देयर अराइजेज फॉरेन ट्रेड। जब ये डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीज में आ जाते कि एक फला कंट्री फला चीज बनाएगी और दूसरी कंट्री दूसरी चीज बनाएगी और आपस में ट्रेड करती है तो बाउंड्रीज क्रॉस कर लेती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तभी ट्रेड होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सच एन इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सारा का सारा काम आके ख़त्म इन्होंने यहीं पे कह दिया कि भाई हर एक कंट्री अपने एक पर्टिकुलर गुड्स में स्पेशलाइज है, उसको बनाने में उसको सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से वो डिवीजन ऑफ लेबर आ जाती है कि पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर टाइप के गुड्स बनाती है, तो इस वजह से ट्रेड होता है। ये ट्रेड का वन ऑफ द मेन बेसिस है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। इसमें यह बताया कि कुछ फैक्टर कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं होते, उस वजह से वो चीज़ें उन पर्टिकुलर कंट्रीज में नहीं बन सकती। एवरी कंट्री इज नॉट इन अ पोजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। हर एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते। सम फैक्टर्स मे बी अवेलेबल इन सम कंट्रीज वाइल द अदर फैक्टर्स मे बी अवेलेबल इन पोजेशन ऑफ वाइल अदर कंट्रीज में बी इन पोजेशन ऑफ सम अदर फैक्टर्स। तो इसमें यह बताया कि कुछ कंट्रीज में कुछ फैक्टर्स होते हैं, दूसरे कंट्रीज में कुछ फैक्टर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस टी एंड जापान
डज नॉट प्रोड्यूस या हैज़ नो आयरन माइंस, तो जापान के पास आयरन नहीं है और इंग्लैंड के पास टी नहीं है, फिर भी वो जो भी चीज़ें बनाते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं, एक दूसरे से ट्रेड करके जो जो जिस चीज़ को चाहिए वो मंगा लेते हैं. दे हैव टू इम्पोर्ट दीज गुड्स. तो जिन गुड्स में ये स्पेशलाइज हैं ये बाहर बेच देते हैं और बाहर से जो इनकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं. तो दूसरा पॉइंट था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर. तीसरा पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर मैंने आगे थ्योरीज भी एक्सप्लेन करनी है. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो इसमें बताया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड का है वो है कॉस्ट. कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हमें वो चीज़ सस्ती पड़ती है बनानी और दूसरे कंट्री में वही चीज़ महंगी पड़ती है, इसलिए हम जहाँ सस्ती पड़ती है वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं. एग्जाम्पल चाइना से हम छोटे छोटे कितनी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं. ठीक है, अब इसको भी हम 2 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. ये भी 2 काइंड्स के हैं. सबसे पहला एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस. यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिस्कस करनी है. ठीक है, इट मीन्स दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूट चीपर कॉस्ट देन द अदर कंट्री. इसका मतलब ये है कि एक कंट्री एक पर्टिकुलर चीज दूसरे कंट्री से सस्ते में बना देता है. अकॉर्डिंग टू एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है, द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट कॉस्ट. तो मेन जो एडम स्मिथ है उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड की मेन वजह क्या है. मेन वजह यही है कि कॉस्ट में डिफरेंसेस हैं. कुछ कंट्री कुछ सामान सस्ते में बनाते हैं और वही सामान दूसरे कंट्री महंगे में बनाते हैं. इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे वो महंगा सामान बना रहा है वो बनाना बंद कर देता है और वही सेम सामान जो सस्ते तौर पे कोई और कंट्री बना रहा है उससे इंपोर्ट कर लेता है. ठीक है, दूसरा आ जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस. ये थोड़ा सा स्लाइटली इससे डिफरेंट है. इट मीन्स दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल गुड्स एट लोअर कॉस्ट देन द अदर कंट्री, येट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम गुड इज कंपैरेटिवली लेस देन ऑल अदर गुड्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी भी धो सकता हूँ, और जो मेरा गाड़ी धोने वाला लगा हुआ है जिससे मैं गाड़ी धुलवाता हूँ, और तो वो आपको पता है जब भी आप किसी से काम कराते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं करते. तो क्या पता जब मैं गाड़ी धोने लगूंगा तो मेरी अपनी गाड़ी है तो मैं बहुत अच्छे से धो लूंगा, तो अब मैं गाड़ी उससे अच्छे तरीके से धो सकता हूँ अपनी, प्लस मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ. मगर मुझे कंपैरेटिव फायदा किस में है? तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस कहती है कि चाहे एक काम आप दोनों के दोनों काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, दूसरी कंट्री से सस्ते में कर सकते हो, मगर फिर भी आप देखोगे आपको कंपैरेटिव फायदा किस में, आप वही करोगे. सिमिलरली अगर मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी भी अच्छे से साफ कर सकता हूँ, धो सकता हूँ, तो मेरे को टीचिंग में ज़्यादा फायदा है तो मैं गाड़ी धोने के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बंदे को अपॉइंट कर दूंगा. ये मेन बेस है इसका. तो ये किसने दी थी? रिकार्डो ने. रिकार्डो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेन कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस. ये एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस को फोकस नहीं करते थे, ये कहते थे कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है कि इवन इफ एक कंट्री दोनों की दोनों चीजें सस्ती बना रहा है फिर भी उस कंट्री को कुछ पर्टिकुलर चीजों में फायदा होगा, वही वो बनाएगी, बाकी बाहर से इंपोर्ट करा लेगी. ये कैसे है इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी है, मैंने एक्सप्लेन करनी है अभी, इस वीडियो के नीचे आएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जाके. नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. Many a time a country does not import a commodity that she herself can produce. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री बाहर से जो इंपोर्ट करती है वही चीज़ें जो वो खुद नहीं बना सकती. फॉर इंस्टेंस इंडिया प्रोड्यूसेस क्लोथ ऑन अ लार्ज स्केल. इंडिया जो है लार्ज स्केल पे जो है क्लोथ प्रोड्यूस करती है एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करती है. नेवरदलेस शी इम्पोर्ट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ीज फ्रॉम जापान एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अगर एक कंट्री बाहर जितना मर्जी एक्सपोर्ट करती है फिर भी वो डिफरेंट क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाती है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर इंडिया एक पर्टिकुलर चीज बनाता भी है मगर यहाँ के लोगों को अगर वो चीज पसंद नहीं आई, वैसी कोई डिफरेंट उसका सब्सिट्यूट चाहिए या क्वालिटी में हल्का फुल्का चेंज चाहिए तो भी बाहर से मंगवा सकते हो. इट इज डन टू अनेबल द पीपल टू कंज्यूम लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स. तो ये इसलिए भी किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए भी किया जाता है कि लोगों को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए, लोगों को वैरायटी चाहिए. समझ गई बात? अब जर्मनी में सारी की सारी जर्मन गाड़ियां तो चलती नहीं, कुछ
चाइनीज़ भी चलती होंगी, कुछ जापानीज़ भी चलती होंगी, समझ गए। इवन इफ वो मास्टर्स हैं अपनी चीज़ को बनाने में, जर्मन आर द मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मगर फिर भी वो जापानीज़ गाड़ियाँ भी चलती हैं उधर, समझ के बात। तो हमें कुछ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, इसलिए भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक का नाम है पार्शियल स्पेशलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के सारे इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो मैंने बाकी ग्रेजुएशन लेवल के पार्ट्स बनाए हुए हैं वो भी आपको एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन ब्रैकेट में लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं जाके। पार्शियल स्पेशलाइजेशन रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज partially in different areas of production without any consideration of absolute और comparative cost advantages। तो absolute cost advantage कहती है कि हमें वही चीज़ बनानी चाहिए जो हमें सस्ती पड़ती है। comparative cost कहती है कि हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें दो गुड्स सस्ते भी बना लेते हैं, फिर भी दोनों में से जिसमें कंपैरेटिव फायदा है वही बनाएं, दूसरा बाहर से मंगवा लें। मगर ये जो पार्शियल स्पेशलाइजेशन है ये कहती है कि दोनों के दोनों गुड्स को घर में बनाओ, थोड़ा थोड़ा तो बनाओ, समझ के बात, किसी और कंट्री पे सारे के सारे गुड्स के लिए डिपेंड मत हो जाओ। इन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इट रिक्वायर्स दैट प्रिवेलेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड नो ट्रेडिंग बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज विच आर नॉट इन रियलिटी इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, विच इज नॉट अ रियलिटी इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। तो अगर हमें कंपैरेटिव कॉस्ट या एब्सोल्यूट कॉस्ट को फॉलो करना है और ये देखना है कि कंट्रीज को फायदा हो, उस केस में नो रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कंट्रीज के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस एक ही बात होती है, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, जो इन थ्योरीज की अजम्पशंस हैं। बट आपको पता है असल जिंदगी में ना ही परफेक्ट कंपटीशन मिलता है, और ऐसा भी नहीं होता कि ट्रेड बैरियर ना हो या रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लासिकल थ्योरी है वो कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती है। एवरी कंट्री has some trade barriers and having some degree of market imperfections। तो हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ ट्रेड बैरियर या रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड के रिलेटेड, प्लस कोई ना कोई मार्केट इम्परफेक्शन है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, या मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली हो सकती है। सो पार्शियल स्पेशलाइजेशन is a real world situation where countries devoting their resources towards different ends so as to become self reliant। तो ये जो पार्शियल स्पेशलाइजेशन है ये मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है, जिसमें कंट्री अपने रिसोर्सेज को तकरीबन सारे गुड्स बनाने में इस्तेमाल करता है ताकि किसी और कंट्री पे रिलायंस या फिर डिपेंडेंस कम से कम हो सके। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल ट्रेड का एक और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को असर डालती हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको नंबर वाइज देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरल एंडोमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरनेशनल ट्रेड को असर डालती है वो है नेचुरल एंडोमेंट। क्या होता है, चलिए देखिए। नेचुरल एंडोमेंट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। जब भी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो सबसे मेन चीज जो दिमाग में आती है वो होता है नेचुरल एंडोमेंट। सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। कुछ कंट्री में कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुछ फैक्टर्स नहीं है, तो जो फैक्टर्स अबंडेंस में है वही गुड्स बनाने का फायदा है। समझ की बात, आगे समझाऊंगा आपको। इट रेफर्स टू द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, अवेलेबल टू इट एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो बेसिकली फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं। तो अब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में हम जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जो नेचुरल एंडोमेंट है उसमें हम स्किल्स भी डालते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम नेचुरल एंडोमेंट में नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आगे एग्जांपल लिया हुआ है कि ऑयल वेल्स इन गल्फ कंट्रीज, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ मिका इन इंडिया, मैग्नीज इन रशियन कंट्री, रशिया में बहुत ज्यादा है, ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फिश प्रोडक्शन इन द कोस्टल कंट्रीज लाइक जापान एंड बांग्लादेश आर सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल एंडोमेंट अक्रॉस द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो पॉइंट है वो नेचुरल एंडोमेंट पे, मतलब नेचुरल फैक्टर। कई कंट्रीज में नेचुरल फैक्टर इतने ज्यादा होते हैं, नेचुरल मतलब नेचुरल चीजें ज्यादा होती हैं बाकियों से। जैसे ऑयल जो है वो जो सऊदी कंट्रीज हैं या ये जो ऑयल नेशंस हैं ये इनके पास पाया जाता है ऑयल, और बाकी हर एक कंट्री में ऑयल नहीं होता।
तो नेचुरल फैक्टर की वजह से भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा बनाते हैं और रिजल्ट क्या होता है, बाकी जो एक्सेस है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेचुरल एंडोमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स नेचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन। तो नेचुरल एंडोमेंट में जो कुदरती फैक्टर हैं वो आ जाते हैं, इसमें नेचर भी आ जाती है, कुदरत आ जाती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन कितनी उपजाऊ है वो चीज़ आ जाती है, या क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें नेचुरल एंडोमेंट में आ जाती हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नेचुरल एंडोमेंट की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट कहता है टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, एडवांस्ड नेशंस with their technological advancement have overcome all constraints to natural all constraints of natural endowment। तो natural endowment जो है वो क्या कहता है कि कुछ कंट्रीज में फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुछ कंट्रीज में फैक्टर अवेलेबल नहीं है, मगर कई कंट्रीज के पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने जो उनके पास नेचुरल फैक्टर्स नहीं है उनको भी ओवरकम कर लिया है। फॉर एग्जांपल कईयों के पास, अब देखो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास पेट्रोल गैस वगैरह नहीं है, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार्स निकालनी शुरू कर दी हैं, ताकि हमें ये अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। ठीक है, जापान इज जस्ट अ कोस्टल कंट्री विद नेग्लिजिबल नेचुरल रिसोर्स बेस। जैसे जापान है, एक छोटी सी कंट्री है और उसके पास कोई खास रिसोर्स नहीं है, बट इट्स टेक्निकल सुपीरियरिटी हैज अर्नड इट द डिस्टिंक्शन ऑफ मोस्ट एडवांस्ड नेशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। अब ध्यान से समझो, एक तो छोटा सा कंट्री है, उसके पास इतना कुछ तो है नहीं, मगर उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी इतनी ज़्यादा एडवांस कर ली है कि उन्होंने ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट मोनोपोली सी बनाई हुई है। टोयोटा है, सुजुकी है, और भी कई आपको पता है जापानीज ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। और जो जर्मन ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, वो चला के मज़ा तो आता है, मगर कोई पंगा पड़ गया, कोई सेंसर हिल गया, तो आप ये सोच सकते हो कि भाई कितना तकलीफ होती होगी। मैंने ये तकलीफ बहुत झेली है जर्मन गाड़ियों में, और फिर कानों को हाथ लगाया और दोबारा जर्मन गाड़ी नहीं ली। लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस्ड नो हाउ, USA has specialized in the production of war goods like F-16 fighters, missiles, etc. etc. तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का ये भी फ़ायदा है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हो जो बाकी कंट्रीज़ को चाहिए, और आप उनको अच्छे दामों में बेचते हो और ट्रेड अकर करता है। तो पहला पॉइंट था नेचुरल फैक्टर, दूसरा है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट डिफरेंस, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन difference in the cost of production is indeed the fundamental basis of international specialization। अगर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करनी है तो जो डिफरेंस इन द कॉस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना वही गुड्स बना सकता है सस्ते रेट पे जो यूएसए डबल ट्रिपल कॉस्ट में बनाता है। इसीलिए यूएसए ने एप्पल का फ़ोन बनाने के लिए चाइना को कहा हुआ है। समझ गई ना बात? ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो डिफरेंट कंट्रीज वो गुड्स बनाते हैं जिसमें उनको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। ये कॉस्ट एडवांटेज क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में कि आप वो वाले गुड्स सस्ते बना लेते हो जो पहले महंगे बन रहे हैं। हमारी कंट्री में जो महंगे बन रहे हैं किसी और कंट्री में सस्ते बन रहे हैं, वो वाले गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करा लें, और जो गुड हम सस्ता बना रहे हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, हाउएवर द कॉस्ट डिफरेंस इज नॉट द सोल पैरामीटर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हम सिर्फ यही नहीं देखते कि जो सस्ता माल बनाता है बस उसी को कॉस्ट एडवांटेज है। डिप्लोमेसी of salesmanship, product differentiation, advertisement and publicity are emerging to be an important factors in the present age of international consumerism। तो ज़रूरी नहीं कि आप सस्ते में बना रहे हो तो वो आपको सारा का सारा माल हर एक कंट्री में आपका बिक जाएगा, बट अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आपको सेल्समैनशिप दिखानी पड़ेगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखानी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और पब्लिसिटी। जैसे आपको पता है अली एक्सप्रेस बनता सामान चाइना में है और इतनी ज़्यादा मशहूरियाँ करता है, इतना सस्ता सामान बेचता है कि जब भी आप अली एक्सप्रेस या अली बाबा की साइट खोलते हो आपका मन करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रमोशन करता है। कॉस्टिंग तो कम है ही है उनकी, प्रमोशन भी साथ बहुत ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसका न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट थ्रू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड emerging of new economic order has forced
various nations to integrate their economies with the rest of the world, leading to greater degree of specialization and international trade. जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे नया सिस्टम आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उसके अंडर मल्टीनेशनल कंपनियां जो है एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में जाके सेटल होती हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस खोलती हैं और दो कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करती हैं। इंटीग्रेशन होता है मिलाना, ताकि वो आपस में अच्छा खासा ट्रेड कर सके। तो ये जो एक नया वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम चल पड़ा है, जिसमें फ्री ट्रेड होगा, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट होगा और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उसके अगेंस्ट होगा। इसके अंडर एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंपनियां निकल के जाएंगी, वहां पे अपना दूसरे कंट्रीज में जाके सामान बेचेंगी। इसने भी इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज किया और डिटरमिन किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है, इसमें मैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ दोनों डिस्कस करूंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करते हैं कि इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी सेम बातें हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन में क्या लिखा है मैंने, द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेशलाइजेशन विच इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। चाहे आपने विद इन द कंट्री काम करना है या बिजनेस फैलाना है, चाहे आउटसाइड द कंट्री काम करना है या बिजनेस फैलाना है, आपको अपने काम में स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इफ अ स्टेट और रीजन in a country specializes in a production of a given commodity, then the other states or regions of that country buy that commodity from that state instead of producing the same themselves. अब फॉर एग्जाम्पल जलंधर में बैट बनते हैं क्रिकेट के, ठीक है, और यूपी में भी बनते हैं, ठीक है, यूपी में भी एक दो हैं जगहें वहाँ पे बनते हैं। तो लुधियाना में जो है गारमेंट्स का काम बहुत अच्छा होता है। तो अगर एक स्टेट एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज है, तभी तो दूसरी स्टेट्स उससे वो सामान खरीदेंगी। समझ गए ना बात। तो जैसे ये स्पेशलाइजेशन का जो केस है ये इंटरनल बिजनेस पे अप्लाई होता है, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री बिजनेस पे अप्लाई होता है, वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में भी क्या होता है, एक कंट्री कोई पर्टिकुलर सामान बना रही होती है, दूसरी कंट्री उससे महंगा बना रही होती है, तभी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। स्पेशलाइज होना बहुत जरूरी है, विद इन द कंट्री ट्रेड हो चाहे आउटसाइड द कंट्री ट्रेड हो। Likewise, when different countries specialize in the production of different goods, then the same are exported to other countries. तो वही बात होगी कि अगर एक कंट्री एक पर्टिकुलर चीज़ में सही है बनाने में, सस्ते में बना लेता है, दूसरा कंट्री दूसरे में बना लेता है, तो वो अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो इस हिसाब से करते हैं कि डोमेस्टिक जो डिमांड है उससे ज़्यादा बनाते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सके। तो पहला पॉइंट था स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट। बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एम्स एट प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लोअर कॉस्ट्स। लो कॉस्ट में बनाना चाहते हैं। आप विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, दोनों के दोनों प्रोड्यूसर यही चाहते हैं कि हम सस्ते में माल बनाएं। गुड्स आर सेंट आउट ऑफ दैट रीजन इन अ कंट्री वेयर द सेम आर प्रोड्यूस्ड एट लो कॉस्ट टू द अदर रीजन। सिंपल वर्ड में, अगर पंजाब में कोई चीज़ सस्ती बन रही है और यूपी में कोई चीज़ महंगी बन रही है या किसी हरियाणा में कोई चीज़ महंगी बन रही है, तो वो क्या करेंगे, पंजाब से ही मंगवाएंगे ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली इन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री वेयर द सेम इज प्रोड्यूस्ड एट लोअर कॉस्ट। हम चाइना से इतना सामान मंगाते हैं क्योंकि चाइना में वो चीज़ सस्ती पड़ती है और हम वो चीज़ बनाएंगे तो हमें महंगी पड़ती है। इन दिस वे बोथ द इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट लो प्राइस। तो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनल ट्रेड हो, हम हमेशा वही काम करना चाहते हैं जो हम लो कॉस्ट पे कर सकते हैं। अगर वो काम हम नहीं कर सकते लो कॉस्ट पे, तो हम किसी और कंट्री से या किसी और रीजन से वो चीज़ मंगवा लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट था कॉस्ट। थर्ड आ जाता है एक्सचेंजेस। द एम ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ ट्रेड इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स। चाहे आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, मेन मकसद क्या है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आप पैसे दे रहे हो, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, डॉलर ले रहे हो और उसी डॉलर से कोई और सामान खरीद रहे हो जो आपके कंट्री में नहीं बनता। एक्सचेंज एम्स एट प्रोक्योरिंग द गुड्स विच आर ईदर नॉट अवेलेबल एट ऑल or are available at a small quantity at a particular place in exchange of its surplus production. For example, पंजाब कोई surplus production करता है, ठीक है, मगर पंजाब मान लो कपड़े की सरप्लस प्रोडक्शन करता है या वीट की सरप्लस प्रोडक्शन करता है या राइस की सरप्लस प्रोडक्शन करता है, मगर पंजाब में कोकोनट तो नहीं होते, मगर कोकोनट तो चाहिए पंजाब में, ठीक है ना। अब कोकोनट कहाँ से आएंगे, वो कोस्टल जो है स्टेट्स वहाँ से मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ वो बल्क में होते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होगे कि जब कोई रीजन या जब कोई कंट्री
अपने रीजन के अंदर या कंट्री के अंदर वो पर्टिकुलर सामान जो है सस्ते में ज़्यादा बनाता है, ताकि वो दूसरे रीजन या दूसरे कंट्री से एक्सचेंज कर सके, उस सामान के बदले पैसा ले सके और पैसे से वो गुड्स एंड सर्विसेज ले सके जो उस रीजन या उस कंट्री में नहीं बनते। इट कैन बी सेड दैट एक्सचेंज इज द गोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं, उसका मेन गोल यही होता है कि एक्सचेंज करना। सामान ज़्यादा क्यों बनाते हैं? बेचने के लिए ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट्स। ये भी मेन चीज़ है कि प्रॉफिट तो चाहे विद इन द कंट्री ट्रेड करो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड करो, प्रॉफिट के बिना तो काम ही नहीं ना चलेगा। द एम ऑफ प्रोड्यूसर वेदर इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड इज टू अर्न प्रॉफिट। चाहे विद इन द कंट्री ट्रेड करो, फॉरेन ट्रेड करो, मेन मकसद तो पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अंडर इंटरनल ट्रेड अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सेल हिज गुड्स एट दैट प्लेस वेयर ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। विद इन द कंट्री जब भी कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो वो अपना माल ऐसी जगह पे बेचना चाहता है जहां पे उसको अच्छा प्राइस मिले, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सिमिलरली अंडर इंटरनेशनल ट्रेड द प्रोड्यूसर ऑफ अ कंट्री वुड लाइक टू एक्सपोर्ट हिज गुड्स टू दोज कंट्रीज वेयर ही इज लाइकली टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी आप ऐसी जगह पे अपना सामान बेचना चाहते हो जहां पे महंगा बिकेगा और प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सको। नेक्स्ट, म्यूचुअल कॉपरेशन। Traders under internal trade move from one state to the other. इंटरनल ट्रेड में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके सामान बेचा जाता है। इट लीड्स टू क्लोज ट्रेड रिलेशंस एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग देम। तो इसमें क्या होता है, जैसे पंजाब के अच्छे रिलेशन बन सकते हैं साउथ वाली स्टेट से, क्योंकि एक दूसरे को ट्रेड में हेल्प करते हैं। मतलब जो चीज़ें पंजाब में ज़्यादा बनती हैं वो वहाँ बेचते हैं जाके, और उस स्टेट की जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो पंजाब में आके बेचते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अंडर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो economic relations encourage mutual cooperation in social and political spheres as well. तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ऐसे ही होता है। जैसे हमें क्या चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, तो हम कभी भी जो रशिया है या फिर अरब कंट्रीज़ है इनसे पंगा नहीं लेते। इन जो ये बोलते हैं हाँ 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 करते रहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने हमारा तेल बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे फिर। वैसे ही जो हम करते हैं, क्योंकि इनको भी तो हमसे सामान चाहिए ना कुछ, तो जो इनको हमसे सामान चाहिए, रशिया को तो खैर क्या ही चाहिए इंडिया से, मगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको खाने के लिए हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो जो उनको खाना वगैरह हमसे चाहिए, तो जो भी हम करते हैं वो हमारी भी फेवर करते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। समझ गए ना बात। तो म्यूचुअल कॉपरेशन एक मतलब रिजल्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है, मजबूरी कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे हो या आउटसाइड द कंट्री ट्रेड कर रहे हो, ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को बेच सकते हो। तो वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस होती है, अपनी मर्जी की वजह से ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस इन बोथ काइंड ऑफ ट्रेड डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द पीपल। जो लोग हैं, जो खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर ट्रांजैक्शंस की जाती है, वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मे रेस्ट्रिक्ट और इवन प्रोहिबिट the trade with another country, but it cannot force the people into buying and selling of a particular good. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बैन कर सकती है किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ, ठीक है, मगर सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती कि आपने ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं खरीदनी, ठीक है ना। अब चाइना से इंडिया में काफ़ी बैन लगा चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, मगर क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं? चाइनीज़ प्रोडक्ट से पूरी की पूरी मार्केट भरी हुई है। अब चाइना से डायरेक्ट नहीं आते, चाइना से सिंगापुर भेज देते हैं, फिर सिंगापुर में चेपियाँ लगा के उसको चेंज चूंज करके फिर मेड इन सिंगापुर, मेड इन थाईलैंड, ऐसे ऐसे करके फिर वहाँ के रास्ते आ जाते हैं। तो आपको पता है बिजनेसमैन ने तो बिजनेस करना ही है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनल ट्रेड हो, जोर ज़बरदस्ती से किसी को बेचा नहीं जा सकता, वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी। Be it internal trade or be it international trade, producers produce those goods which are liked by consumers. चाहे इंटरनल ट्रेड हो, एक्सटर्नल ट्रेड हो, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी और कंज्यूमर के हिसाब से सामान बनाया जाता है। अगर कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बनाएंगे बिकेगा कैसे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में। अब आ जाती है बात डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक कंट्री से विद इन द कंट्री तो घूमने काफ़ी आसान है, विद इन द कंट्री आना जाना, उन फैक्टर्स का मूव करना आसान है, बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री फैक्टर को भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये मैं पढ़ूंगा जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे
कि लाइक एडम स्मिथ एंड रिकार्डो कि विद इन द कंट्री जो भी हमारे फैक्टर्स हैं जैसे लेबर है या कैपिटल है उसको घुमाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान है. इन अदर वर्ड्स they can move conveniently from one place to other place, from one industry to another industry. However, these very factors are ordinarily immobile when it is a question of movement from one country to another country. अब यही सेम फैक्टर्स जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने को करेंगे तो इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी इमोबाइल हो जाएगी, मतलब इतनी आसानी से मूव नहीं हो पाएंगे. इवन higher wages is offered, a person may be reluctant to go to the other countries. कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों को हायर वेजेस मिल रहे होते हैं कि फला कंट्री में चले जाओ तुम्हें ज़्यादा तनख्वाहें मिलेंगी, फिर भी बंदा मजबूरी में ही जाता है. अगर किसी को रोटी कपड़ा मकान अगर उसको विद इन द कंट्री मिल रहा है तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वही जाना चाहते हैं जो बेचारे मजबूर हैं, ज़्यादातर ऐसे ही जाते हैं. ठीक है. द रीज़न बीइंग दैट इन हिज ओन कंट्री ही हैज़ हिज रिलेटिव्स, उस कंट्री में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा. ही इज डीपली अटैच्ड टू देम एंड डज नॉट वांट टू बी टू पार्ट विद देम. मतलब उसके काफ़ी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, वो अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं जाना चाहता. ये क्लासिकल थ्योरी कह रही है, मैं नहीं कह रहा. ठीक है ना. तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री फैक्टर्स का जाना बहुत मुश्किल है, और उसने कह दिया रीज़न दे दी कि रिश्तेदारी है, ज़मीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, वगैरह वगैरह. One is afraid of investing one's capital in a foreign country. अब लेबर का जाना मुश्किल है, अब कैपिटल की बात आ गई. अब मैंने कहीं और किसी और कंट्री में जाके पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे तो डर लगता रहेगा. ही मे नॉट गेट जस्टिस देयर, हिज प्रॉपर्टी मे बी कन्फिस्केटेड एंड सो ऑन. क्या पता मैं वहाँ पे कोई बिजनेस करने लगूँ और मेरे ऊपर कोई केस कर दे या कोई पंगा पड़ जाए और मुझे जस्टिस ही ना मिले, क्या पता मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ले सरकार. देन दस कैपिटल ऑल्सो बिकम्स इमोबाइल. कैपिटल भी विद इन द कंट्री मूव करनी आसान होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ this immobility on the part of labor and capital between two countries that there is no perfect competition among the factors causing difference in the cost of production. इस वजह से कि जो मोबिलिटी है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ फैक्टर्स की थोड़ी सी कम है या फिर ना के बराबर है, बहुत कम है, थोड़ी सी कम नहीं बहुत कम है, तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है. और जैसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाती है, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. तो पहला पॉइंट हमारा था कि इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एक विद इन द कंट्री तो घूम सकते हैं, मतलब मूवमेंट हो सकती है, आउटसाइड द कंट्री मूवमेंट उनकी कम होगी. ठीक है, ना के बराबर होगी, ऐसा क्लासिकल थ्योरी वाले कहते हैं. क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? रिकार्डो एंड एडम स्मिथ ने. डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस, एक कंट्री में प्रोडक्शन कंडीशन अलग हो सकती है, दूसरे में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है. इसको मैंने लिखा है डिफरेंस इन द प्रोडक्शन कंडीशन इन टू कंट्रीज इज क्वाइट नेचुरल. यहाँ पे कपड़ा बनाने का तरीका अलग है, जापान में कपड़ा बनाने का तरीका अलग है. एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम, डिफरेंट लेबर लॉज, डिफरेंट सोशल कस्टम्स, डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा. हर एक कंट्री में जो टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, टैक्स का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, लेबर लॉज, सोशल कस्टम्स, रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं. इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट एनकरेजेस प्रोडक्शन बाय गिविंग सब्सिडीज, ग्रांटिंग टैक्स एग्जम्पशन एंड प्रोवाइडिंग एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड पावर रिसोर्सेज. कई कंट्रीज में सरकार जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करती है प्रोडक्शन को. किस तरीके से? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स में माफ़ कर देती है, कुछ फलां टैक्स माफ़ी दे देती है, या फिर बिजली सस्ती कर देती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सस्ता कर देती है. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इंसेंटिव्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लोअर इन दीज कंट्रीज. इन सारी वजह से उन कंट्रीज में जिसमें सरकार एनकरेज करना चाहती है, ठीक है, काम को एनकरेज करने के लिए टैक्स में माफ़ी दे देती है या सब्सिडी दे देती है, इसकी वजह से उन कंट्रियों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है. हाउएवर द प्रोडक्शन कंडीशंस डू नॉट हैव मच डिफरेंस इन द सेम कंट्री. विद इन द कंट्री तो सेम रहेगी, बट डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो अलग अलग सिचुएशन आ जाती है ना. किसी कंट्री में प्रोडक्शन की सिचुएशन अलग है, किसी और में अलग है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट करेंसीज. विद इन द कंट्री ट्रेड होता है सेम करेंसी में, अलग अलग कंट्रीज में अगर ट्रेड करना है तो डॉलर में या फॉरेन करेंसी में होता है, ये तो आपको पता ही है ना. तो इस तरीके से आपने लिखना है करेंसी सिस्टम एंड मॉनेटरी पॉलिसीज डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट करेंसी सिस्टम होता है और अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं. इन इंटरनेशनल ट्रेड देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनिंग
and then maintaining the exchange rate of different currencies. इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो तो एक्सचेंज रेट पे कर रहे होते हैं ना, तो कभी कोई डॉलर का क्या रेट चल रहा है, कभी कोई डॉलर का किसी करेंसी के साथ कोई और रेट चल रहा है, तो डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है. बिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड हैज टू फेस डिफिकल्टीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पंगा पड़ जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज, आपने बाहर से कोई सामान मंगाना है तो आपको डॉलर चाहिए, तो डॉलर की अरेंजमेंट करनी काफी मुश्किल हो सकती है, ठीक है. अ कंट्री नीड्स द करेंसी ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर इट वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट गुड्स. अगर आपने किसी कंट्री से सामान मंगाना है तो उस कंट्री में वो पर्टिकुलर करेंसी होनी चाहिए, जिस कंट्री से आप वो गुड इम्पोर्ट कर रहे हो उस कंट्री की करेंसी हमारे कंट्री में होनी चाहिए. एज अ रिजल्ट, इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो अराइजेस. बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी खराबी शुरू हो जाती है. कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कराएंगे और एक्सपोर्ट का हमें पता नहीं है हो भी रहे हैं कि नहीं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अनफेवरेबल हो जाएंगे ना जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड देयर इज अ यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम दैट प्रिवेल्स इन ऑल द स्टेट्स एंड देयर इज ऑल्सो वन मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री. मगर अगर इंटरनल ट्रेड की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी तो पूरे कंट्री में सेम है और पूरे कंट्री में जो करेंसी है वो भी सेम चलनी है, ठीक है ना. दस इंटरनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम एनी करेंसी प्रॉब्लम्स. इंटरनल ट्रेड में कोई ऐसा स्यापा नहीं पड़ता, कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, कोई ऐसा झोल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि विद इन द कंट्री तो मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम रहेगी और करेंसी भी एक ही यूज होगी. नेक्स्ट आ जाता है इसमें डिफरेंस इन द मार्केट कंडीशंस, ठीक है. अंडर इंटरनेशनल ट्रेड, in addition to geographical distances involved between the buyers and sellers, there are several difficulties due to difference in the market conditions. That is, difference in customs, tastes, traditions, weights and measures, terms of trade, etc. हर एक कंट्री में अलग अलग मार्केट कंडीशंस हैं, ठीक है. इस पॉइंट में ये कहा है कि जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो डिस्टेंस तो मेन है ही है, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है. दूसरी तरफ देखें तो और भी बड़े झमेले हैं. कौन कौन सी परेशानी है, मार्केट कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं. मार्केट कंडीशन में कस्टम्स, रीति रिवाज, ठीक है, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग हो सकते हैं, या फिर ट्रेडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, या वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ पे किलो के हिसाब से लेते हैं, वहां पे पाउंड के हिसाब से लेते हैं, समझ गए ना बात, ठीक है. और कहीं किसी कंट्री में किलोमीटर चल रहा है, किसी कंट्री में माइल्स चल रहा है, ठीक है. और टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कस्टम ट्रेडिशन में अगर अलग अलग चलें तो जैसे इंडिया में बीफ, जैसे मैकडी है तो बीफ इज नॉट अलाउड, बीफ बर्गर्स आर नॉट अलाउड. मैं नहीं कहता कि भाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे इंडिया में बीफ बर्गर इज नॉट अलाउड, ठीक है, पोर्क बर्गर इज नॉट अलाउड, ठीक है. दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां मैकडी वाले ही बीफ बर्गर भी बना के बेच रहे हैं, पोर्क बर्गर भी बना के बेच रहे हैं और डिफरेंट चीजें बेच रहे हैं, समझ गए बात. तो यहाँ पे क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इस हिसाब से हैं कि हमें वो अलाउ नहीं करते कि हम वो पर्टिकुलर चीज की कंजम्पशन करें, समझ गए बात. तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और भी कई फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट बन सकते हैं, मगर ये इंटरनल ट्रेड में ऐसा कोई झमेला नहीं होता. इन इंटरनेशनल ट्रेड इफ देर इज नो प्रॉपर if there is no proper and secure packing of consignment, there is a danger of its pilferage or breakage in transit. अगर इंटरनेशनल ट्रेड में आपने जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, अगर उसको अच्छी तरह से पैकिंग वगैरह नहीं की तो टूट फूट सकता है, खराब हो सकता है, वगैरह वगैरह. इन केस ऑफ सच मिशैप, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रेक्टिफाई गुड डील ऑफ एक्सपेंसेस, इन्वॉल्विंग गुड डील ऑफ एक्सपेंसेस. मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, बाहर से सामान मंगाया टूट फूट गया. अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने बाहर से अली एक्सप्रेस या alibaba.com से कुछ मंगवाई थी, स्क्रीन मंगवाई थी, मेरे पास होंडा सिविक होती थी उसकी स्क्रीन, मगर जब यहाँ पे आई तो टूटी हुई. फिर मैंने उनको ईमेल लिखी, वो कहते फोटो में भेजो, फोटो में भेजी, फिर वो कहते वीडियो बनाओ, ये करो वो करो. 25-30 दिन तक तो मुझे खज्जल कर दिया उन्होंने, समझ के बात. तो इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसी खज्जल ख्वारियां बहुत ज्यादा होती हैं. On the other hand, there is a very little possibility of such mishaps in the internal trade. इंटरनल ट्रेड में क्या है, मैंने कोई सामान मंगाना है या दिल्ली से मंगवा लूंगा या कहीं से भी विद इन द कंट्री मंगा लूंगा, तो उसमें ऐसी टेंशनें कम होंगी और मुझे जवाबदेही या फिर सवाल जवाब कम, ऐसी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो कम झेलनी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल ट्रेड. तो नेक्स्ट डिफरेंस जो आ जाता है, डिफरेंसेस इन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड जोग्राफिकल कंडीशंस. ये एग्जांपल है पेट्रोल वाली के. अरब कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो क्रूड ऑयल निकालते हैं, हम निकालते हैं मगर कम निकाल पाते हैं, ठीक है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक इंडिया इज रिच इन मिका,
manganese, iron, etc., while Kuwait and Iran are rich in oil. Similarly, due to differences in climate, rainfall and soil, there is also differences in agriculture and industrial production. तो दो कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज एंड जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से जो इंटरनल ट्रेड है और इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क अपने आप ही आ जाता है. जब इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो सेम नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे, सेम जोग्राफिकल कंडीशंस रहेंगी, मगर जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो international trade is also influenced by the different geographical situations as well as natural resources जो अलग अलग countries में अलग अलग होते हैं. These differences account for difference in the cost of production in every country. हर एक country में इन्हीं की वजह से जो cost of production है या costs हैं उनमें difference आते हैं, इसीलिए वो trade कर पाते हैं. Next आ जाता है import and export restrictions. No restrictions are ordinarily imposed on the sale and purchase of a good in different parts of a country, but in the interest of national development and security, government of a country, different countries do impose some restrictions on the import and export of some goods. अगर internal trade की बात करें तो within the country मैं कोई भी सामान खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ. कोई भी सामान मतलब जो लीगल है, समझ की बात, इलीगल नहीं. बट जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो हर एक गुड को खरीदा बेचा नहीं जा सकता. अगर आप बाहर से कुछ ज़्यादा गुड मंगवाना चाहते हो तो कुछ गुड तो बैन होंगे, फिर भी मंगवाना चाहते हो तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप डिस्करेज फील करो. तो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, मगर विद इन द कंट्री जो ट्रेड होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं. बिसाइड्स, इन ऑर्डर टू डिस्करेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सम अदर गुड्स, टैरिफ्स आर रेज्ड सब्सटेंशियली. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से ये चीज़ ना मंगवाई जाए तो हैवी टैक्स लगा देती है. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये विद इन द कंट्री वीट बने और पहले लोगों को दें और बाहर एक्सपोर्ट ना करें तो एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा देगी ताकि बाहर ना जाए माल, पहले लोगों को मिले यहाँ के. ऑन द अदर हैंड या ऑन द कंट्रेरी, नो सच रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स आर इम्पोज्ड इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में इतने ज़्यादा स्यापे या इतने ज़्यादा टेंशनें नहीं होती. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स. जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसमें भी डिफरेंस होता है. कैसे होता है? Means of transport, that is railways, roadways, airways and waterways, can be easily used to transport goods from one place to another in the same country. अगर आपने within the same country आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप रेलवे यूज कर सकते हो, रोडवेज, एयरवेज या वाटरवेज यूज कर सकते हो. बट ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ देखें, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एयरवेज एंड वाटरवेज आर मोस्टली यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान पहुंचाने के लिए ज्यादातर वाटरवेज और एयरवेज का इस्तेमाल होता है ज्यादातर. अब मैं ये नहीं कह रहा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो है वो नहीं चलते, ट्रक वगैरह नहीं चलते हैं. आपको पता है कनाडा यूएस के बीच में चलते हैं. हमारे इंडिया पाकिस्तान से इतने लोग गए हुए हैं, एशियंस इतने ज़्यादा गए हुए हैं जो वहाँ ट्रकिंग वगैरह करते हैं, वो आपको पता है कि चलते हैं. मगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, बल्क ऑफ द ट्रेड एयरवेज से होता है और वाटरवेज से होता है इंटरनेशनल ट्रेड में. Every country is not properly equipped with large fleet of cargo ships and aeroplanes. हर एक कंट्री के पास इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स या इतने बड़े बड़े कार्गो शिप्स नहीं है. Hence, mobility of goods poses many difficulties in case of international trade as against internal trade. इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनल ट्रेड में तो हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, मगर इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री मंगानी या भेजनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हर एक कंट्री के पास बड़े बड़े जहाज़ नहीं है कि वो मंगा सके कोई सामान उससे या फिर ले जा सके. तो इसमें यह था कि जो मोबिलिटी ऑफ गुड्स है इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा रहती है. मतलब उल्टा बोल गया मैं, इंटरनेशनल ट्रेड में जो मोबिलिटी है वो कम रहती है, और जो इंटरनल ट्रेड है उसमें जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, वो ज़्यादा रहती है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. हर एक कंट्री देखा जाए तो अपने अपने ग्रुप्स बना के बैठी है. कोई सार्क बना के बैठी, कोई यूरोपियन यूनियन बना के बैठी है, कोई WTO बना हुआ है. समझ गई बात? ठीक है. इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं. दीज ग्रुप्स हैव देयर म्यूचुअल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड बट नॉट इन इंटरनल ट्रेड. जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट मे बी गवर्नड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बट इंटरनल ट्रेड का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है. ये पॉइंट आपको यही कहता है. नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स.
International trade is also influenced by specific problems like international liquidity, international monetary cooperation, international monetary problems, etc. These problems do not figure इन इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में और कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे फॉरेन करेंसी की कमी होगी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी का कोई पंगा पड़ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, कोई भी पंगा पड़ सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे इंटरनेशनल ट्रेड असरदार हो सकता है, मगर इंटरनल ट्रेड पे इतना ज़्यादा असर उन चीज़ों का नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। In modern times, psychological concept of nationalism has made the distinction between international trade and internal trade still more clear. Modern times में हम इतने ज़्यादा नेशनलिज्म में घुस गए हुए हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म में हम घुस गए हुए हैं कि हम अपनी कंट्री को अच्छा कहते रहते हैं और बाकी कंट्रीज को इन्फीरियर मानते हैं। तो ऐसी एक्सट्रीम नेशनलिज्म से बचना चाहिए। सारे बराबर होते हैं, सारे इंसान के बच्चे हैं, रब के भेजे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या फोकस कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं कि हम अपने कंट्री का सामान ही यूज करें, बाहर के कंट्री का सामान बिल्कुल भी यूज ना करें। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि भाई हम खुद ही चरखा चलाएं और उससे जो भी कपड़ा बनेगा हम उसी को इस्तेमाल करें, हम बाहर के कपड़े या जो अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े हैं उनका इस्तेमाल ना करें। Government in every country formulates such an economic policy as is likely to develop her industry rapidly and to promote the welfare of her citizen to maximum extent। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके कंट्री में जो सिटीजन रह रहा है उसकी भलाई हो और उसके लिए पॉजिटिव रोल रहे, वेलफेयर वगैरह करे। वो तभी हो पाएगा ना जब हम अपने कंट्री का सामान यूज करेंगे। अगर बाहर वाले कंट्री का सामान यूज करेंगे तो पैसा तो बाहर चला जाएगा ना। इफ सच अ पॉलिसी कॉजेज हार्म टू अदर नेशंस इट मैटर्स लिटिल टू इट। सिंपल वर्ड्स में, अगर हमारी स्वदेशी पॉलिसी से अगर हम अपने कंट्री का सामान खरीदते हैं और बाकी कंट्रीज का सामान नहीं खरीदते, इससे बाकी किसी कंट्री को फर्क पड़ता है तो वो कंट्री जाए फिर अपना काम करे। ये पॉइंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बट सच डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आर नॉट परस्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री। अगर मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना से गुड्स आ रहे हैं, हम चाइनीज गुड्स को बायकॉट कर सकते हैं कि भाई चाइना ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है हमारे साथ, हम चाइनीज गुड्स नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम सारे गुड्स को बायकॉट नहीं कर सकते, फिर भी हम चाइनीज गुड्स को थोड़े बहुत को बायकॉट कर सकते हैं क्योंकि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, कि हम अपने घर की चीज को यूज करें ताकि हमारे घर का पैसा घर में घूमता रहे, बाहर ना जाए। मगर अब दिमाग से सोचो, ये सारी की सारी चीजें विद इन द कंट्री में सोचते हो? नहीं सोचते। अब जब पंजाब वाले तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से या हरियाणा से कोई सामान खरीदते हैं तो वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हम पंजाब का पैसा पंजाब में रखें, बाहर ना बेचें। तो विद इन द कंट्री जब ट्रेड होता है तो ऐसी फीलिंग्स और ऐसी सिचुएशंस नहीं आती। अगर आउटसाइड द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं, नेशनलिज्म की चीजें दिमाग में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड प्रोडक्शन। Between different countries, there are differences in language, customs, traditions and political systems। हर एक, जब कंट्रीज की बात करते हैं तो हर एक कंट्री में अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपने अपने रीति रिवाज, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। सच डिफरेंसेस मेक इंटरनेशनल ट्रेड डिफिकल्ट। तो इन सारी चीज़ों से इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा टेंशंस आती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ऑल सच डिफिकल्टीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि एक ही जैसा सिस्टम होगा, एक ही जैसा कल्चर होगा, एक ही जैसी लैंग्वेज होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट। टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होता है ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। इसके फायदे क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद द डिफरेंट प्लेलिस्ट्स। जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो भी मिल जाएंगी। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? इंटरनेशनल ट्रेड एनेबल्स द नेचुरल रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लॉयटेड फुली। अगर हम ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, उन्हीं की वजह से जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम एक्सप्लॉयट कर पाएंगे, नहीं तो वो यूज ही नहीं हो पाएंगे। कैसे? ये अपना जो है रीजन दे रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज देयर ओन मिनरल रिसोर्सेज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतनी टेक्नोलॉजी, पैसा नहीं होता कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। सच कंट्रीज एक्सपोर्ट देयर रॉ मटेरियल्स
to the developed industrial countries where the same are needed the most। तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके थ्रू जो भी रॉ मटेरियल है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जितना रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट किन को करते हैं, वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जिनको ये रॉ मटेरियल चाहिए उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उनका भी काम सर जाता है और इनको भी पैसा मिल जाता है। इस वे में जो नेचुरल सोर्सेज है उनकी फुलर यूटिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चीप गुड्स, सस्ते में गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इंडिया खुद बनाना चाहे कुछ गुड्स तो उसे महंगे पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, बाहर से गुड्स मतलब चाइना वगैरह से इंपोर्ट करा लेगा। वो क्यों हो पाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। अब ये बाहर कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, चलो आने दो। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल कंट्रीज गेट गुड्स at cheaper prices. It is so because every country produces those goods in the production of which it has incur less comparative cost. हर एक कंट्री वो गुड्स ज़्यादा बनाना पसंद करती है जो वो सस्ता बना पाती है। तो अगर चाइना सस्ता सामान बना पा रही है और इंडिया वही सामान थोड़ा महंगा बना पा रही है, तो चाइना से हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे जो चीज़ें हम महंगी बना पा रहे हैं। समझ की बात। और चाइना हमसे वो चीज़ें ले लेगा जो चाइना महंगी बना पा रहा है। समझ की बात। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें चीपर गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पावर टू फेस नेचुरल क्लैमिटीज। व्हेन नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फेमिन्स, फ्लड्स, एपिडेमिक्स या फिर आजकल तो सुनामी भी आ गया एटसेट्रा, जब आ जाते हैं अकर्स, देन अदर कंट्रीज कम टू इट्स रेस्क्यू। जब आपने आजकल देखा होगा काफ़ी फॉरेन हेल्प आती है, फॉरेन एड्स आती हैं, बाहर से खाना खूना भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर से हेल्प करती हैं अदर कंट्रीज़। तो जितना इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा, इतना ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी उनको फेस करने के लिए हमें आसपास वाले कंट्री से मदद मिलती रहेगी। दस ऑल कंट्रीज आर अनेबल टू फेस दीज क्लैमिटीज़। तो इससे क्या होता है, जितनी भी ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं इस टाइप की कंट्रीज़ आपस में फेस कर लेती हैं, क्योंकि इनके अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, वेराइटी ऑफ गुड्स। बाय वर्च्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड consumers get an opportunity of to consume a large variety of goods produced by different countries. This further improves the quality of life. अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड है इसीलिए आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको लोकल कपड़े भी मिलेंगे, बाहर के कपड़े भी मिलेंगे, यहाँ के शूज़ भी मिलेंगे, बाहर के शूज़ भी मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के मिलेंगे। तो कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाती है। अब अगर कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाती है, वो अपनी मनपसंद से कोई भी वैरायटी खरीद सकता है, कोई भी क्वालिटी खरीद सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आ जाता है रेमेडी फॉर सरप्लस प्रोडक्शन। हर एक कंट्री कोई ना कोई सरप्लस माल तो बनाती है। अब वो सरप्लस अगर वो अपने कंट्री में छोड़ देगी तो प्राइजेस काफ़ी डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, जितना भी सरप्लस बनाया वो किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाके डाल देगी, ताकि कुछ तो बाहर से डॉलर आए। ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड अनेबल्स एवरी कंट्री टू डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है ताकि हम अपने जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। सम कंट्रीज प्रोड्यूस मोर गुड्स देन देयर ओन रिक्वायरमेंट। सम कंट्रीज मतलब कुछ कंट्रीज जितना वो डोमेस्टिक कंजम्पशन चाहिए उससे ज़्यादा बनाते हैं। दे सेल this surplus production in other countries and thus avoid occurrence of deflationary pressures in the domestic economy। तो वो क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस ना गिर जाएं, तो वो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो किसी और कंट्री में जहाँ पे वो गुड्स चाहिए वहाँ पे बेच देते हैं, इवन इफ सस्ते में बिक जाएं। चाइना जैसे हमारे कंट्री में डंपिंग करता है, ठीक है ना, सस्ते में माल बेचता है, इससे उसको हमारे कंट्री की करेंसी या डॉलर भी मिल जाते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं उसका जो फालतू का माल है जो उसने एक्सेस प्रोडक्शन की है वो भी बिक जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेजेस कंट्रीज टू कम्पीट विद ईच अदर in the production of different kinds of goods at lower costs। इससे क्या होता है, competitiveness stimulates productivity। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में compete करते हैं गुड्स बनाने में, ताकि वो सस्ते में गुड्स बना सकें, अच्छी क्वालिटी का बना सकें, और इससे कंपटीशन एनकरेज होता है। जब भी कंपटीशन एनकरेज होता है तो माल भी सस्ता हो जाता है, और इससे काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और नई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है। अब जैसे एप्पल और सैमसंग आपस में कम्पीट करते रहते हैं, इससे फ़ोन भी सस्ते होते रहते हैं, और टेक्नोलॉजी भी जो है कस्टमर है उसको अच्छी मिलती रहती है चीपर रेट्स पे। ठीक है। और उनके काम करने की प्रोडक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हर तीसरे दिन वो कोई नई टच स्क्रीन ले आते हैं, कोई नया गोरिल्ला ग्लास ले आते हैं, कोई नया
चार्जिंग का सिस्टम ले आते हैं कि फास्ट चार्जर हो गया और फास्ट हो गया और फास्ट हो गया, ऐसे ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वाइडर मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड वाइडन्स द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड से जो है मार्केट का जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, एवरी कंट्री मेक्स एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। हर एक कंट्री चाहती है कि वो बल्क में सामान बनाए ताकि होम कंजम्पशन के बाद जो भी बचे वो बाहर बेच दे। दिस इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल एंड देयर बाय जनरेट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे हर एक कंट्री चाहता है कि वो बल्क में सामान बनाए और बाहर जाके बेचे। बल्क में सामान बनाएगा तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो होती है जिससे कॉस्टिंग कम पड़ती है और प्रोड्यूसर को फायदा होता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। अगर इंटरनेशनल एनकरेज एनकरेज होगा तो जो मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं पर्टिकुलर कंट्री में, मोनोपोली क्या होती है जिसमें सिंगल सेलर हो, तो वो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज खत्म हो सकती हैं, कंपटीशन आ सकता है। क्योंकि जब बाहर वाले कंट्री से मल्टीनेशनल कंपनियां एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके अपना सामान बेचेंगी तो कंपटीशन कर देंगी, क्या बताओ उस कंपटीशन में उनको खत्म ही कर दें, ठीक है। तो देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हेन द सेम आर टू बी एक्सपोर्टेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। मतलब अगर वही गुड बाहर से आ रहा है जिसकी हमारे यहाँ पहले मोनोपोली थी, तो उसमें क्या है, उसमें मोर अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी प्रोडक्शन की, एम्प्लॉयमेंट की, आउटपुट की। न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटर इन द इंडस्ट्री एंड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज कम टू एन एंड। एक पर्टिकुलर कंट्री में मान लो मोनोपोली बनी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है, सिर्फ वही एक आधी कंपनी है कोई वो सामान बनाती है। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो वो क्या करेगी, वो इस तरीके से कर सकती है कि वो पर्टिकुलर सामान बाहर से मंगवाएगी। अगर सरकार ने जो ट्रेड है वो ट्रेड को वो कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया, तो बाहर से आ सकता है वो सामान। और जब बाहर से आएगा तो आपको पता ही है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कहीं लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे। और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो फिर वो बाहर से जब सामान आएगा तो जो मोनोपोली है, जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो मोनोपोली है वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होगा तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज में नेचुरल सोर्सेज पड़े हैं रॉ मटेरियल के, वो डेवलप कंट्रीज को कैसे मिलेंगे, वो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, ठीक है ना। सम कंट्रीज of the world are in a possession of advanced technical know-how but they lack raw material। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि उनके पास, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं है मगर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। सच कंट्रीज आर अनेबल टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर बाय अटेन इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा लेती हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, और अगर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगी तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को का फ़ायदा उठा के और ज़्यादा अच्छा सामान बना सकती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफ़ी फ़ायदा किन को प्रोवाइड कराता है, उनको फ़ायदा प्रोवाइड कराता है जिन कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जापान हैज़ अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, येट इट हैज़ रीच द हाइएस्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट बाय इम्पोर्टिंग आयरन ओर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब अगर आप दिमाग से सोचो तो जो जापान है, जापान में काफ़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, मगर वहाँ पे लोहा तो बनता ही नहीं, वहाँ पे आयरन ओर तो है ही नहीं, तो जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है वो बाहर से मंगवा लेता है। समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन। On account of international trade, different countries specialize in the production of those goods alone in which they enjoy favorable production conditions. Specialization आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कुछ कंट्रीज जो अपने घर में सामान बना सकते हैं सस्ते में, उसमें बना बना के एक्सपर्ट हो जाते हैं और दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो वो उसको सामान को ज़्यादा क्यों बनाएंगे, उसमें एक्सपर्ट क्यों होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तभी तो वो कंट्रीज जो एक पर्टिकुलर काम करने में काफ़ी आसानी फील करती हैं, उन्हें सस्ता पड़ता है, वो बल्क में बनाती हैं। समझ गए ना बात। एज अ रिजल्ट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइजेस। तो उससे क्या होता है, बल्क में सामान बनता है ताकि बाहर भी बेचा जा सके और बाहर से डॉलर कमाया जा सके, और जब बल्क में बनाते हैं तो प्राइजेस काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो बढ़ा देता है। कैसे? बाय इंपोर्टिंग मशीनरी, टेक्निकल नो हाउ एंड अदर एंसिलरी इक्विपमेंट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बाहर से क्या मंगवाते हैं,
वो डेवलप कंट्री से मशीनें मंगवा लेंगे, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज मंगवा लेंगे, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवा लेंगे जिसकी वजह से उनके कंट्री में तरक्की हो और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दे आर दस अनेबल्ड टू इंक्रीज देयर आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर उनके कंट्री में वो आ गया, क्या कहते हैं, मशीन आ गई एक पर्टिकुलर, और अगर मशीन आ गई तो उससे क्या होगा, मशीन आने से वो कई टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाएंगे और उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और बाहर से डॉलर भी कमा पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी देश की तरक्की होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है तो उससे भी मतलब फ़ायदा ही होता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड बाहर से हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, और जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आपको पता है हर एक कंट्री आगे जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड स्टिमुलेट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एंटरप्रेन्योर्स। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा ना। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा हर एक कंट्री चाहेगा कि मेरा बिके, मतलब मेरा सामान बिके। इस चक्कर में क्या होगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा करने की सोचेंगे। नोवेल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइस टू प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा हो। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ द की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हर एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में जो आएगा वो सस्ता बनाने के चक्कर में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन लाने के चक्कर में नई नई टेक्नोलॉजी को ढूंढता रहेगा। नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा कि कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये तो सिंपल है, जब ट्रेड बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन द एडवांसमेंट ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड से एडवांसमेंट होती है सारे स्फीयर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ती है। मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, तो अगर कोई कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े तो वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा देता है। इट हैज़ ड्यूल इफेक्ट इन द इकोनॉमी। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से इससे दो असर होते हैं। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड मोर एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। एक तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है और ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। ऑन अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीज डेवलपमेंट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर comes into operation resulting in the manifold increase in national income। तो अगर लोगों को जॉब्स मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, उससे भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा उससे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आएगा, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब तक पसंद ही आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन आ जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का फायदा उठाते हैं ना ट्रेड में। तो अगर हमने उसी से लड़ाई कर दी तो वो सामान मिलना हमें बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इट क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप अमंग डिफरेंट ट्रेडिंग कंट्रीज। तो जो कंट्रीज ट्रेड करते हैं उनमें आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन आ जाता है और फ्रेंडशिप एंड गुडविल बन जाती है, वो आपस में लड़ाइयाँ कभी नहीं करते। ऑल दीज वर्च्यूज आर वेरी मच कंड्यूसिव टू वर्ल्ड पीस। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वर्ल्ड के पीस के लिए, ताकि लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड एट्सेट्रा डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो एक कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर्स। सारे के सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा मिलता है, बूस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल रिलेशंस। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स अलोन, rather it extends to cultural spheres as among the trading countries। जब भी हम एक कंट्री मतलब कई कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गुड्स मंगवा रहे हैं, हम गुड्स मंगवा रहे हैं और कल्चर भी एक्सचेंज कर रहे हैं। फलां कंट्री में किस टाइप के कपड़े, किस टाइप का खाना होता है, जब वो हम अपने कंट्री में मंगाते हैं तो हम उनका कल्चर शेयर करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन या फिल्म फेस्टिवल्स, डांस एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। द कंसर्न्ड कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सेमिनार्स ऑन डिफरेंट सोशियो कल्चरल सब्जेक्ट्स। In this way, different countries leave a deep cultural imprint on each other। हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे असर पड़ता है, सोशियो एंड कल्चरल जो रिलेशंस है वो बनते हैं। जैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो एक कंट्री की पिक्चरें फिर दूसरे कंट्री के थिएटरों में भी लगेंगी, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। एक कंट्री के सेमिनार्स दूसरे कंट्री में लगेंगे एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से कल्चरल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट। टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की खामियां क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना ही अच्छा होता तो सारे फ्री ट्रेड कर लेते ना, फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ट्रेड के ऊपर, तो कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी ही। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई हुई हैं। आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज का, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं गरीब कंट्रीज के, उनको एग्जॉस्ट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड। One of the main demerit of international trade is that it encourages an underdeveloped country to export its raw material and thus exhaust all its natural resources in due course of time. इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज करता है कि जो गरीब कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनके पास हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल किसी डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते रहें और कुछ पैसे लेते रहें। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज बचते ही नहीं। समझ गए बात। Such countries are losers as they export raw materials at low prices and import manufactured goods at high prices. अब वो सस्ते में माल बेच रहे हैं और उस माल से, उस रॉ मटेरियल से जब डेवलप कंट्रीज कोई सामान बना रही हैं तो उन्हीं कंट्रीज को महंगे रेट पे बेच रही हैं। तो नुकसान किसका है? गरीब कंट्रीज का, अंडर डेवलप कंट्रीज का। पॉलिटिकल स्लेवरी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, underdeveloped countries not only import manufactured goods from advanced countries but also take loans from them. तो इससे क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड से जो फिनिश गुड्स हैं, जो थोड़े टेक्निकली एडवांस्ड गुड्स हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज नहीं बना सकती, एक तो वो गुड्स खरीदती है डेवलप कंट्री से, ऊपर से उसके साथ साथ लोन्स भी ले लेती है डेवलप कंट्री से। तो इससे क्या होता है? द रिच कंट्रीज ग्रेजुअली इंटरफेयर in the मतलब politics and administration of the debtor countries and ultimately rule over them. तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि पहले उनको गुड्स बेचती हैं, गुड्स बेच के उनको फिर कर्जा भी दे देती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ अ बिटर एक्सपीरियंस, इंडिया को बिटर एक्सपीरियंस है। ब्रिटिशर्स यहाँ आए ट्रेडर्स बन के और ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के अपनी कॉलोनी बना ली यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कंपटीशन। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा ब्रिटेन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये पूरे वर्ल्ड पे राज करती थी, जगह जगह गई ट्रेड करने के नाम से और एक जगह टांग फंसाई, वहाँ के लोकल लोगों को लोकल लोगों को लड़ाइयाँ करके अपनी कंट्री में पूरे के पूरे मुल्क कर लिए। ठीक है, अब मैं किसी कंट्री के फेवर में नहीं बोल रहा, ये बात ध्यान रखना। मगर अब यही काम 200-300 साल बाद जब चाइना कर रहा है तो चाइना को बुरा कह रही है। ठीक है ना, जब खुद वो काम किया था तो खुद नहीं थी बुरी। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी वही काम कर रहा है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लोन दे दे के कभी किसी कंट्री में पोर्ट बना देता है, कभी किसी कंट्री में कोई एयरपोर्ट बना देता है, सी पोर्ट बना देता है, कुछ ऐसे ऐसे करके उनको लोन दे देता है। बाद में वो लोन नहीं चुका पाते तो उनकी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज और उनके इंटरवीन करने लग जाता है। समझ गए ना बात। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ आपको ये चीजें। ठीक है, तो फॉरेन कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स राइज टू कंपटीशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है। इन मेनी प्रोडक्शन फील्ड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव टू फेस फॉर्मिडेबल फॉरेन कंपटीशन दैट चेक्स देयर ग्रोथ। अगर दो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो गया तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कंपनियां तो लड़ाई नहीं कर पाएंगी, कंपीट ही नहीं कर पाएंगी, वो तो दब जाएंगी, वो तो खत्म हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज सोली ड्यू टू दिस फैक्टर। इंडिया जैसी कंट्री में जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, इसमें जो छोटी मोटी कंट्रीज बंद होने की वजह यही है कि एकदम 1991 के बाद इंटरनेशनल ट्रेड खुला छोड़ दिया। जो बाहर से कंट्रीज आई, जो यहाँ की लोकल छोटी मोटी कंपनियां थी, उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो फॉरेन कॉम्पिटिशन से जो लोकल कंपनीज होती हैं उनका बच जाता है बैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग कहते नहीं, सड़कों के साइड पे लिखा होता है नो डंपिंग, नो डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में मलबा मत फेंको इधर। ठीक है, तो ऐसे जो सड़कों के किनारे लिखा होता है उसमें मैं बोल रहा हूँ। तो डंपिंग का मतलब है जो बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं वो अपना फालतू का बनाया हुआ सामान जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा है वो हमारे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके सस्ते दामों पे फेंक देती हैं और हम पागलों की तरह फॉरेन ब्रांडेड सामान खरीदते रहते हैं और अपने कंट्रीज का सामान नहीं खरीदते। तो इससे नुकसान तो हमारे कंट्री का ही होता है। विद अ व्यू
to capture foreign markets, developing countries sell their goods in poor countries at a less than cost. तो वो बहुत थ्रो अवे प्राइजेस पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सामान बेचती हैं जाके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डंपिंग. इट रिजल्ट्स इन कीपिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड. तो वो कंट्रीज वो इंडस्ट्रीज को बना ही नहीं पाती, जिससे एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होती, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ती, तो वो गरीब की गरीब ही रह जाती हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल राइवलरी. आपको पता ना सारी लड़ाइयाँ तो ट्रेड के पीछे ही हुई हैं घुमा फिरा के. Many advanced countries compete with each other in order to capture the market of a given country. कई एडवांस कंट्रीज हैं, एक गिवन कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए आपस में compete करती हैं. चाइना चाहता है इंडिया में सामान बेचें, अमेरिका चाहता है इंडिया में सामान बेचें, हर कोई इंडिया में चाहता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है. समझ गए ना बात. इट लीड्स टू इंटरनेशनल राइवलरी. इसमें आपस में राइवलरी हो जाती है. 2 वर्ल्ड वॉर्स ऑफ 20th century वर ड्यू टू दिस राइवलरी अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं बेसिकली वो ट्रेड वॉर्स थी. ट्रेड के पंगे में ही पड़ गए और वो सिचुएशन खराब होते होते वर्ल्ड वॉर का वो जो है मतलब फेज बन गया. ठीक है. तो क्योंकि हर एक जो इंडस्ट्रियल एडवांस्ड कंट्री है वो चाहती कि मेरा सामान हर जगह बिके, तो वहां जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वहां फिर लड़ाइयां ही रह जाती हैं. नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइजेस. सम एसेंशियल गुड्स आर एक्सपोर्टेड ईदर to earn more profits on the part of producers or to get more foreign exchange on the part of government. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, एसेंशियल गुड्स को एक्सपोर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट भी कमा सकती हैं और बाहर से फॉरेन करेंसी भी कमा सकती हैं. कंसिक्वेंटली देयर अराइजेज अ शॉर्टेज ऑफ दीज गुड्स इन डोमेस्टिक कंजम्पशन कॉजिंग राइज इन द प्राइजेस. अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो अपने घर में उनको चाहिए, घर की जगह पे बाहर बेच देंगी ताकि प्रॉफिट आ जाए या बाहर से डॉलर आ जाए, तो घर में जो रिक्वायरमेंट है विद इन द कंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए तो कंजम्पशन के लिए जो सप्लाई है वो कम रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे. इट लोअर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. इससे लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी तो उनका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा. ऑन द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ शुगर, अनियन, सीमेंट इन इंडिया इज देयर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज. तो इंडिया में ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, घर में अगर अच्छी तरह सप्लाई नहीं है उल्टा बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके प्राइजेस शूट अप कर जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हार्मफुल इम्पोर्ट्स. मैनी अ टाइम अंडर इंटरनेशनल ट्रेड सच ड्रग्स एंड लग्जरीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ एफिशिएंसी एंड करेक्टर ऑफ द पीपल. सिंपल वर्ड्स में हार्मफुल गुड्स आ जाते हैं जो हमारे लोगों के लिए यहाँ कंफर्टेबल नहीं है. बाहर की ब्रांडेड सिगरेटें, सिगार आ जाएगा, बाहर की बड़ी बड़ी शराबें आ जाएंगी जो हमारे कंट्री के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सही नहीं है. उससे हमारी कंट्री को के लोगों की एफिशिएंसी डाउन होती है. नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंस. इम्पोर्ट of cheap and quality products increases the dependence or foreign countries पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है to such an extent that their production within the country stops altogether. अब कुछ चीज़ें जो हमें चाइना से सस्ते दाम पे मिलती हैं हम वो यहाँ बनाते थे, मगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराने की वजह से यहाँ की जो लोकल कंपनी है वो बिल्कुल ठप होगी, बंद ही होगी, हमने वो प्रोडक्शन करनी ही बंद कर दी. दिस डिपेंडेंस लैंड्स the country into a lot of difficulties and hardships in the event of discontinuation of their import in the wake of war or any other economic crisis. Example रशिया यूक्रेन. अब आप खुद सोचो कि यूरोप का जो एनर्जी की जो डिमांड है, एनर्जी मतलब जो गैस गूस के लिए और पेट्रोल के लिए मतलब क्रूड ऑयल के लिए रशिया के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी कि जैसे ही रशिया ने वॉर लगाई, ठीक है ना, जैसे रशिया ने वॉर लगाई वैसे उन कंट्रीज में जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अगर हल्की सी कम हुई तो प्राइसेस कितने शूट अप हो गए. तो अगर हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और अगर लड़ाई लड़ाई पड़ गई, बाद में लड़ाइयाँ हो गई, तो ये समझो कि भाई हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी. समझ गए बात. तो हम उस कंट्री पे डिपेंड कर जाते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड की ये भी काफ़ी खामी है कि हम कंट्रीज पे डिपेंड कर जाते हैं और जब भी इमरजेंसी आती है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लॉस टू एग्रीकल्चर कंट्रीज. एग्रीकल्चरल कंट्रीज को लॉस है कैसे. इंटरनेशनल ट्रेड प्रीडोमिनेंटली इंटरनेशनल ट्रेड शुरू से पढ़ रहा हूँ, कोई आ गया था तो ध्यान कहीं और चला गया. इन इंटरनेशनल ट्रेड प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्रीज आर लूजर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें
एग्रीकल्चरल कंट्रीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज लेस इलास्टिक। जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है एग्रीकल्चर की चीज़ों की, वो कम है। प्राइस इलास्टिसिटी होता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होना। अब एग्रीकल्चर चीज़ें क्या होती हैं? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होता। प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग भी जाएगा, 20% भी बढ़ जाएगा, तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, क्योंकि रोटी है, खानी तो खानी है ना। तो समझ रहे हो ना? देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन द डिमांड डिस्पाइट फॉल इन द प्राइजेस। अगर प्राइजेस गिर जाएं तब भी डिमांड में जो है इंक्रीज नहीं आएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो तो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, और खाना पीना तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हो सकता है। मोर ओवर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट इन एग्रीकल्चर एट कंपैरेटिवली अर्ली स्टेजेस। इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अंदर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो माइक्रो की प्लेलिस्ट है मेरी ग्रेजुएशन लेवल की, वो आप जाके पढ़ना ज़रूर। ऑन द अदर हैंड, price elasticity of demand of industrial product is more elastic and their production is subject to law of increasing returns। तो जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं उसमें तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आती है, और जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स आती है। तो कंपैरेटिवली फायदा किसका हुआ? इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ही हुआ ना, क्योंकि उनकी सामान ज़्यादा बिकेगी। और अगर एग्रीकल्चर का सामान है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्राइजेस गिर गए तो डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, मगर इंडस्ट्रियल गुड्स में डिमांड बढ़ जाती है प्राइजेस के गिरने से। मोर ओवर वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में, और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर प्रोडक्शन। इन द ग्रीड फॉर अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रीज ट्राई टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। ज़्यादा डॉलर कमाने के चक्कर में जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर देती हैं, माल ज़्यादा बना देती हैं, वो गुड्स ज़्यादा बना देती हैं जो वो बाहर बेचती हैं। इन केस डिमांड फॉर दीज गुड्स फॉल इन फॉरेन कंट्रीज, ऑल ऑफ अ सडन there will arise a situation of overproduction and depression in the domestic economies। अगर उन्होंने बल्क में सामान बना दिया और ये सामान दूसरे कंट्री में ऑल ऑफ अ सडन कोई पंगा पड़ गया, कोई जंग लगी, कुछ भी हो गया, अगर बिका ही नहीं तो फिर उन कंट्रीज में तो वो फैक्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी। जब तक वो पिछला माल नहीं बिकेगा अगला माल बेचेंगे ही नहीं। समझ गए ना बात? नेक्स्ट आ जाता है lopsided डेवलपमेंट। On account of international trade, a country produces only those goods in which it enjoys profit। हर एक कंट्री वही गुड्स बना के बाहर बेचना चाहती है जिसमें वो प्रॉफिट कमाती है। एज अ रिजल्ट, few industries develop and there is no diversification of industries in a country। तो हम सिर्फ वही माल बना के बाहर बेचेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट है, और कोई बेचेंगे ही नहीं। जब दूसरा माल बेचेंगे ही नहीं तो इंडस्ट्रीज की डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। इट लीड्स टू लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, वही डेवलप कर पाएंगे, बाकी सेक्टर फूस के फूस ही रह जाएंगे। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है और एक कंट्री में क्राइसिस आ गए तो सबकी बैंड बज जाती है। कैसे? अमेरिका में कोई क्राइसिस आ गए, रशिया में कोई क्राइसिस आ गए, तो पूरे वर्ल्ड पे उसका असर हो जाता है। थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ वन कंट्री आर ट्रांसमिटेड टू द अदर। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू वो सारी कंट्रीज में फैल जाते हैं। अब यूक्रेन जो है वीट का एक्सपोर्टर है, बट अब इजिप्ट वगैरह कई कंट्रीज हैं वो यूक्रेन से और रशिया से इंपोर्ट करती थी। अब वीट इतनी महंगी हो गई है, यूक्रेन के खुद के लाले पड़े हुए हैं अभी वॉर के चक्कर में, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, तो उन कंट्रीज को वीट ही नहीं मिल पा रही, और अगर मिल रही है तो वो काफ़ी हाई रेट पे मिल रही है। तो वो कंट्रीज जो इंपोर्ट करते थे वीट, अफ्रीकन कंट्रीज कई जो इंपोर्ट करते थे, उनकी तो ऐसी की तैसी होगी ना। Thus, the entire world is engulfed in the economic crisis। तो रशिया और यूक्रेन की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस आ गए। इवन अमेरिका भी नहीं बचा होगा। अमेरिका में भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30 हैज स्प्रेड टू ऑल कंट्रीज। जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था वो सारी की सारी कंट्रीज में फैल गया था। तो रशिया यूक्रेन वॉर इज अनदर एग्जाम्पल जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन एंड इविल। तो कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जितना ज़्यादा स्पेशलाइज होंगे अपने माल बनाने में उतना ही अच्छा है, बाकी सामान दूसरे से खरीद लो। बट ऑल्दो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, येट वेरी ऑफ्टन इट प्रूव्स हार्मफुल। कैसे? व्हेन अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इज चेक्ड। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंसर्न कंट्री। अब अगर आप एक या दो या पांच चीजों में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे तो आप वही काम करने लग जाओगे। अब बाकी
कंपनियां हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट करोगे ही नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, तो क्या होगा, आपको उन चीज़ों के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो सही बात नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मगर इतनी भी ना हो कि दूसरों पे डिपेंडेंस ही बढ़ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हार्मफुल टू अंडर डेवलप कंट्रीज। यूडीसी होता है अंडर डेवलप कंट्री, पोस्ट ऑफ यस। अकॉर्डिंग टू मेनी इकोनॉमिस्ट लाइक मेडाल, सिंगर एटसेट्रा, अंडर डेवलप कंट्रीज are at disadvantage on account of international trade because terms of trade are always unfavorable to them vis-a-vis developed countries। जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादातर नुकसान में ही रहते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतना मनी पावर है, इतना सब कुछ है कि वो कभी भी नुकसान में नहीं आते। जैसे गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे मैकडोनल्ड जा रहा है तो वो खुश होते हैं कि भाई हमारे कंट्री में अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, मगर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो उनके लोकल स्ट्रीट फूड है उनका ऐसे के तैसे कर देंगे और 20-20, 30-30 रुपए में बर्गर बेच के सारा पैसा साफ करके अलॉन्ग विद प्रॉफिट अपने कंट्री में ले जाएंगे। तो ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज नुकसान पे ही रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।